हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं रघुवीर सिंह और आप देख रहे हो आरएस कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो गाइस, आज हमारा सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 9 है। आज के लेक्चर में हम सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट 2 या 3 लेक्चर में सॉलिड स्टेट के सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा। तो गाइस, इन क्वेश्चंस में मैंने वो क्वेश्चंस ज्यादा सेलेक्ट किए हैं जो लास्ट 5 ईयर से बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझना। तो आज हमारा क्वेश्चंस का पार्ट फर्स्ट है। तो देखो, आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर सॉलिड्स रिजिड, कि सॉलिड रिजिड या फिर हार्ड क्यों होते हैं। तो गाइस, सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है। अगर डिस्टेंस कम होती है तो उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब सॉलिड में जो पार्टिकल्स है वो मूव नहीं कर सकते। कहने का मतलब पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स होती है। अगर फिक्स पोजीशन होगी ना तो सॉलिड हार्ड होगा या फिर रिजिड होगा। आगे बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू सॉलिड्स हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम, कि सॉलिड का वॉल्यूम डेफिनेट क्यों होता है। तो गाइज, ये भी सेम टू सेम जैसा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वैसा ही इसका होगा कि सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस कम, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, इसलिए उनकी पोजीशन फिक्स होती है, इसलिए उनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। जैसे मान लो ये मार्कर है तो ये सॉलिड है, इसके पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स है, ठीक है। इसके पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते। अगर पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं तो ये फिर फ्लो होगा। देखो, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मूव करेंगे ना तो आपका सबस्टेंस फ्लो होगा। अगर पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स है, वो मूव नहीं करेंगे तो सबस्टेंस फ्लो नहीं होगा। तो इस मार्कर को आप कहीं पर भी रख दो, चाहे कमरे में रख दो, चाहे छत पर रख दो, चाहे किसी वेसल में रख दो, इसका वॉल्यूम ये का ये रहेगा, डेफिनेट रहेगा, ठीक है। तो डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स होती है, वो केवल अपनी पोजीशन पर ऑसिलेट कर सकते हैं, फ्लो नहीं कर सकते। इसका मतलब पोजीशन फिक्स, अगर पोजीशन फिक्स होगी तो वॉल्यूम डेफिनेट होगा। अब गाइस देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, Why is glass considered a super cooled liquid और pseudo solid, कि ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड या फिर स्यूडो सॉलिड क्यों कहा जाता है। तो गाइज, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। तो देखो, ग्लास एक होता है एमोर्फस सॉलिड, ग्लास होता है एमोर्फस सॉलिड, ठीक है। ग्लास में फ्लोविंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, ग्लास में फ्लोविंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब गाइज, फ्लोविंग प्रॉपर्टी या तो लिक्विड में पाई जाती है या फिर गैस में। अब देखो यहां पर इस ग्लास में कैसे पाई जाती है। अगर ग्लास में फ्लोविंग प्रॉपर्टी है तो हमने ग्लास को लिक्विड या फिर गैस में क्यों नहीं लिया। तो इस बात को ध्यान से समझना। तो देखो, ग्लास में फ्लोविंग प्रॉपर्टी तो पाई जाती है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती। अगर कोई भी सबस्टेंस हमें फ्लो होता दिखाई दे तब तो हम उसे लिक्विड या फिर गैस बोल सकते हैं। कहने का मतलब देखो, गैस से दिखाई देती नहीं है मोस्टली, अगर जो कलर्ड गैस होती है वो दिखती है। तो अगर किसी सबस्टेंस में फ्लोविंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, जैसे हनी है, वाटर है, तो उसे हम लिक्विड बोल सकते हैं, ठीक है। अब ग्लास में हमें फ्लोविंग प्रॉपर्टी दिखाई नहीं देती है, इसलिए यह सुपर कूल्ड लिक्विड या फिर स्यूडो सॉलिड है, ठीक है। अब देखो ऐसा होता क्यों है, कैसे होता है। देखो एग्जांपल बताता हूं। ओल्ड बिल्डिंग्स होती है, उनमें जो ग्लास लगे होते हैं तो वो ग्लास क्या होते हैं, ऊपर से तो पतले होते हैं और नीचे से मोटे होते हैं। अब देखो, जब बिल्डर ने लगाए थे तब तो एकदम सेम साइज के लगाए थे, तो ग्लास धीरे धीरे नीचे फ्लो हुआ है। कहने का मतलब ग्लास में जो मैटर है ना वो धीरे धीरे नीचे फ्लो हुआ है लेकिन हमें दिखाई नहीं दिया। अगर हमें किसी मैटर का फ्लो होना दिखाई नहीं दे रहा है तब तो हम उसे सॉलिड कहेंगे। भाई ये मान लो सबस्टेंस है, अगर फ्लो हो रहा है तो लिक्विड है, अगर फ्लो नहीं हो रहा है तो सॉलिड है। अब देखो, यह फ्लो हो रहा है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये सॉलिड ही है क्योंकि हमें तो दिखाई दिया ही नहीं, ठीक है। तो गाइज, ग्लास में फ्लोविंग प्रॉपर्टी पाई जाती है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती। करने का मतलब इसमें बहुत ही स्लो फ्लोविंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, कई साल लग जाते हैं, ठीक है ना। तो ग्लास में फ्लोविंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, बहुत ही स्लो फ्लोविंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसलिए हम इसे सुपर कूल्ड लिक्विड या फिर स्यूडो सॉलिड बोलते हैं। आगे बात समझ में। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे कि ग्लास में
बिना स्टेट चेंज किए फ्लोइंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। देखो स्टेट चेंज करने का मतलब इसे आप गर्म करोगे तो ये पिघल जाएगा, मतलब फ्लो होने लगेगा, तो इसकी स्टेट आपने चेंज कर दी, सॉलिड से लिक्विड बना दिया। लेकिन ग्लास को आपने गर्म थोड़ी ना किया है, नहीं किया ना, तो उसमें कोई भी स्टेट चेंज नहीं होती है, ठीक है। वो लिक्विड बनता नहीं है लेकिन फिर भी फ्लो होता है, इसलिए उसे हम स्यूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। और यह फ्लो, आप इतना भी लिख सकते हो कि ये फ्लोइंग प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा स्लो होती है, उसे कई साल लग जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसे स्यूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। आगे बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड ए इज वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, कि एक सॉलिड है ए, वो बहुत हार्ड है। तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा हार्ड कौन सा सॉलिड होता है, नेटवर्क या फिर कोवेलेंट सॉलिड। तो डायमंड मान लो, सबसे ज्यादा सब हार्ड जो सबस्टांस होता है वो डायमंड होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर यानी कि वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। तो नेटवर्क सॉलिड में ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है, बाकी नेटवर्क सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट, की इंसुलेटर है सॉलिड और मोल्टन में, एंड मेल्ट्स एट हाई टेम्परेचर, और बहुत ही हाई टेम्परेचर में मेल्ट होता है। तो जो नेटवर्क या फिर कोवेलेंट सॉलिड होते हैं ना, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है। आइडेंटिफाई सॉलिड टाइप, तो सिंपल सी बात है, नेटवर्क या फिर कोवेलेंट सॉलिड। तो एग्जांपल दे सकते हो आप, डायमंड का दे सकते हो, और सिलिकॉन कार्बाइड का दे सकते हो, क्वार्ट्ज का दे सकते हो, ठीक है ना। ग्रेफाइट यहां पर मत दे देना, क्योंकि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। तो नेक्स्ट, आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। एक्सप्लेन, कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं ना, वो सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर उन्हें हम मेल्ट करें तब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगते हैं। तो इसका कारण क्या है। अब गाइस देखो, मान लो हमारे पास ये आयनिक सॉलिड है NaCl। अब आपको पता है कि आयनिक सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी आयंस के कारण फ्लो होती है, ठीक है ना। जब ये आयनिक सॉलिड ब्रेक होगा और आयंस फ्री होंगे तब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो सॉलिड स्टेट में इसके आयंस फ्री नहीं होते हैं, लेकिन जब इसे हम मेल्ट करते हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो ये आयंस फ्री हो जाते हैं। अगर आयंस फ्री हो गए तो मूव करेंगे, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी चलेगी। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी या तो इलेक्ट्रॉनों के कारण चलती है, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चलेगी, या फिर आयनों के कारण, फ्री आयन, ठीक है ना। अगर आयन मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी चलेगी, करंट चलेगी, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में आयंस फ्री नहीं होते, जबकि मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट भी बोल सकते हो, अगर आयनिक सॉलिड को आप पानी में डाल दोगे ना, तब भी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, क्योंकि आयन फ्री हो जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सॉलिड्स हैव डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है गलना। तो मतलब आप ये बोल सकते हो इस क्वेश्चन को कि ऐसा कौन सा सॉलिड है जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डेफिनेट होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है ना। क्योंकि देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स की पोजीशन जो होती है ना, पार्टिकल्स की पोजीशन होती है वो फिक्स होती है, ठीक है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स होती है। ये मान लो कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड आपका, इसके पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स है, लेकिन एमोर्फस सॉलिड में पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स नहीं होती है, ठीक है ना। अब देखो इसे आप गर्म करोगे तो सारे पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस लगभग सेम है ना। तो मेल्ट करने का मतलब है क्रिस्टल को तोड़ना, यानी कि मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन को तोड़ना। तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में लगभग सेम सा अट्रैक्शन है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की पोजीशन फिक्स है, उनके बीच की डिस्टेंस, सबके बीच की डिस्टेंस क्या है, सेम है। इनकी देख लो आप, इनकी देख लो, इनकी देख लो, इनकी देख लो, चाहे इनकी देख लो। अगर डिस्टेंस सेम है तो एक ही टेम्परेचर पर पूरा अट्रैक्शन टूट जाएगा। कहने का मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट होता है। लेकिन एमोर्फस सॉलिड में क्या होता है, कहीं पर तो ना पार्टिकल पास पास होते हैं और कहीं पर पार्टिकल दूर दूर होते हैं। जहां पर पार्टिकल दूर दूर है वहां पर अट्रैक्शन कम होगा। अगर अट्रैक्शन कम होगा तो यह कम टेम्परेचर पर ब्रेक हो जाएगा, यानी कि यहां से तो सॉलिड ना पहले मेल्ट हो जाएगा, लेकिन यहां पर जो डिस्टेंस है वो कम है,
कम है तो एट्रैक्शन ज्यादा है, तो इस एट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी कि यहां से मेल्ट क्या होगा, बाद में होगा। ठीक है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट नहीं होता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब गर्म करके एट्रैक्शन को तोड़ना। ठीक है, एट्रैक्शन ज्यादा तो टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, एट्रैक्शन कम तो टेम्परेचर कम देना पड़ेगा। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स नहीं होता है, तो ये टेम्परेचर की रेंज के साथ धीरे धीरे पिघलते हैं। जहां पर ज्यादा डिस्टेंस है वहां पर पहले पिघल गए, मेल्ट हो गए, और जहां पर कम डिस्टेंस है वहां पर बाद में पिघलेंगे, बाद में मेल्ट होंगे, यानी कि इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। तो गाइस समझ गए होंगे। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब यहां पर यही है कि 1 मोल सब्सटेंस को आप मेल्ट करोगे तो कितनी एंथैल्पी चेंज होगी, तो उसे हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। तो कहने का मतलब मेल्ट ही करना है हमें, तो इनकी तो फिक्स होती है। वाई आर, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर लिक्विड एंड गैसेज कैटेगराइज्ड एज फ्लूइड्स, कि लिक्विड और गैसों को हम फ्लूइड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि लिक्विड और गैसों में फ्लोविंग की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस ज्यादा, अगर मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस ज्यादा तो एट्रैक्शन कम तो मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे इसका मतलब आपका जो सब्सटेंस है वो फ्लो होगा। ठीक है, तो गैसों में गाइस क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, तो उनके बीच में जो एट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है, तो गैसों के मॉलिक्यूल्स तो बहुत जल्दी मूव करते हैं, तो जो फ्लोइंग प्रॉपर्टी होती है वो गैसों में ज्यादा होती है जबकि लिक्विड में कम होती है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, in spite of long range order in the arrangement of particles, why are the crystal usually not perfect? कि देखो, अब देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। तो पहले तो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर देखो, तो ये मान लो आपका सॉलिड है, ठीक है ना। लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्या होता है पहले वो समझो, उसके बाद पूरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। अब देखो इनके पार्टिकल्स को मिलाने वाली अगर आप लाइन खींचोगे ना तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी, एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेगी, कभी नहीं काटेगी, तो इसे हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लेकिन जो एमोर्फस सॉलिड होता है ना, उनमें हम इस टाइप की लाइन ड्रॉ ही नहीं कर सकते ना, कहीं पर पार्टिकल कहाँ गया, तो इस टाइप की लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते ना। इसका मतलब एमोर्फस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, ठीक है। तो आप लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर समझ गए होंगे। अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इन स्पाइट ऑफ लॉन्ग रेंज ऑर्डर इन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, व्हाई आर द क्रिस्टल्स यूजुअली नॉट परफेक्ट? क्रिस्टल्स परफेक्ट नहीं होते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हुए भी। तो गाइस देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जब यह बनता है, अब देखो यह किससे बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से। ध्यान से समझना, यह क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यह किससे बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से। जब पार्टिकल्स 3 डायमेंशनल अरेंज होंगे, यानी कि पार्टिकल्स देखो ऐसे भी एक दूसरे से जुड़ेंगे, ऐसे भी जुड़ेंगे और ऐसे भी जुड़ेंगे, एक दूसरे से ये पार्टिकल्स जुड़ेंगे ना, तब जाकर के ये सॉलिड बनेगा, ठीक है। तो सॉलिड बनने को, पार्टिकल्स के आपस में जुड़ने को हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। और गाइस यह क्रिस्टलाइजेशन इतना फास्ट होता है कि इनके पार्टिकल्स में कहीं ना कहीं डिसऑर्डर आ जाता है। आगे ना बात समझ में कि भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, देखो ये मान लो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अब बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे अरेंज होंगे, ठीक है, ऐसे अरेंज होंगे। अब बहुत ज्यादा पार्टिकल और बहुत ही जल्दी ऐसे अरेंज होंगे, तो देखो जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा ना थोड़ा तो बिगड़ जाएगा ना। आगे ना बात समझ में कि जब क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस होती है, सॉलिड बनता है, तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बहुत फास्ट होती है, इसलिए उनके अरेंजमेंट में थोड़ा ना थोड़ा डिसऑर्डर आ जाता है, इसलिए जो क्रिस्टल होते हैं वो परफेक्ट नहीं होते, ठीक है। तो गाइस इन क्वेश्चंस को लिख लो आप। तो गाइस अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड, कि इनमें से आपको एमोर्फस और क्रिस्टलाइन के बारे में बताना है। तो गाइस ध्यान रखना कि जितने भी पॉलीमर होते हैं तो वो सारे एमोर्फस सॉलिड होते हैं। तो फर्स्ट देखो पॉलीयूरीथेन, और जिस कंपाउंड से पहले पॉली लग जाता है ना वो पॉलीमर होता है, इसका मतलब पॉलीयूरीथेन आपका एमोर्फस सॉलिड है। नेफ्थलीन है,
तो नेफ्थलीन देखो ये होता है, इसमें दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी हुई होती है, ठीक है ना, दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी हुई होती है। तो गाइज यह क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। और देखो पूरा आपको एक मॉलिक्यूल दिख रहा है ना, इसका मतलब क्रिस्टलाइन में भी ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है और मॉलिक्यूलर में भी यह नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। इसका मतलब आपका नेफ्थलीन होगा वो मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। उसके बाद बेंजोइक एसिड, तो गाइज बेंजोइक एसिड ये होता है, ये बेंजोइक एसिड है, ठीक है ना, और ये दूसरा बेंजोइक एसिड है। तो बेंजोइक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, इसका मतलब यह हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है। कहने का मतलब यह है भी आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है। उसके बाद टेफ्लॉन, तो टेफ्लॉन आपका यह होता है पॉलीमर है, ठीक है ना, पॉलीमर में ये सारे पढ़ेंगे हम। तो टेफ्लॉन एमोर्फस सॉलिड हो गया। उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, तो ये ब्रेक होता है K+ में और NO3- में, यानी कि आयंस बना रहा है। इसका मतलब यह है आयनिक सॉलिड है, कहने का मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है ना। उसके बाद सेलोफेन, तो सेलोफेन एक टाइप की प्लास्टिक होती है और प्लास्टिक वगैरह सारे के सारे क्या एमोर्फस है, तो सेलोफेन एमोर्फस है। पीवीसी का मतलब पॉलीवाइनिल क्लोराइड, यानी कि ये पॉलीवाइनिल क्लोराइड, यानी कि यह है भी आपका एमोर्फस सॉलिड है। फाइबर ग्लास, तो ग्लास एमोर्फस सॉलिड है। कॉपर, तो कॉपर मेटेलिक सॉलिड यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है ना। नेक्स्ट, ग्रेफाइट इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर क्यों होता है? तो गाइज ग्रेफाइट में ना कार्बन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। कहने का मतलब एक कार्बन ना वो 3 कार्बन के साथ अटैच होता है। अब आपको पता है कि कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें से 3 तो बॉन्ड बना रहे हैं, तो चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया ना। अब जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया वहां पर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट चलेगी, तो इसलिए ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट, अंडर विच सिचुएशन कैन एन एमोर्फस सब्सटेंस चेंज टू क्रिस्टलाइन फॉर्म, कि हम कैसे एमोर्फस को क्रिस्टलाइन सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। तो गाइज हमें करना क्या है, ध्यान से समझना इस बात को। एमोर्फस को चेंज करना है क्रिस्टलाइन में। एमोर्फस में अरेंजमेंट पार्टिकल का होता है इर्रेगुलर, इस इर्रेगुलर अरेंजमेंट को हम रेगुलर अरेंजमेंट में चेंज करेंगे। कहने का मतलब एमोर्फस आप मान लो ग्लास, ठीक है, और क्रिस्टलाइन मान लो आप क्वार्ट्ज। कहने का मतलब ग्लास को हम क्वार्ट्ज में चेंज करेंगे। कहने का मतलब पार्टिकल्स के इर्रेगुलर अरेंजमेंट को हम रेगुलर में चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो गाइस जब हम ग्लास को या फिर एमोर्फस सॉलिड को धीरे धीरे गर्म करते हैं, धीरे धीरे ठंडा करते हैं, धीरे धीरे गर्म करते हैं, धीरे धीरे ठंडा करते हैं, तो ये प्रोसेस बार बार करते हैं ना, तो देखो पार्टिकल्स धीरे धीरे गर्म होंगे, धीरे धीरे ठंडा होंगे, धीरे धीरे गर्म होंगे, धीरे धीरे ठंडा होंगे, तो पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर हो जाता है। यानी कि जो पार्टिकल्स डिसऑर्डर में थे वो ऑर्डर में हो जाएंगे, जिनका अरेंजमेंट इर्रेगुलर था वो रेगुलर हो जाएगा। तो हम ऐसे इर्रेगुलर अरेंजमेंट को रेगुलर बना सकते हैं, एमोर्फस को क्रिस्टलाइन बना सकते हैं, ग्लास को क्वार्ट्ज बना सकते हैं। आगे बात समझ में कि हम सॉलिड को एमोर्फस सॉलिड को धीरे धीरे गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करते हैं ना, और यह प्रोसेस कई बार करते हैं, तब आपका एमोर्फस सॉलिड क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब ग्लास है वो क्वार्ट्ज में कन्वर्ट हो जाता है। तो गाइस जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती है ना, तो उनके जो ग्लास है वो मिल्की हो जाते हैं, है ना। आप कभी ट्राई करना कि जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती है उनके ग्लास है जो व्हाइट, लगभग व्हाइट कलर के हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर कम चेंज कम ज्यादा होता रहता है। भाई दिन में टेम्परेचर ज्यादा हो गया, रात में टेम्परेचर कम हो गया, ठीक है ना। तो इस टाइप से टेम्परेचर कम ज्यादा होगा ना, तो उस ग्लास के पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज्ड हो जाएंगे और ग्लास है जो पारदर्शी नहीं रहेगा, मिल्की हो जाएगा, ठीक है ना, सफेद हो जाएगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why are solids incompressible?
इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है? देखो लिक्विड भी इनकम्प्रेसिबल होता है, गैस से कंप्रेसिबल होती है। तो इसका मतलब क्या होता है? देखो कंप्रेस करने का मतलब प्रेशर लगा करके वॉल्यूम को कम कर देना। यानी कि देखो हम बहुत सारी गैस को थोड़े से वॉल्यूम में डाल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि गैस पर हम प्रेशर लगाएंगे तो उनके जो पार्टिकल्स है वो पास आ जाएंगे और गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब प्रेशर लगा करके वॉल्यूम कम करने को हम बोलते हैं कंप्रेस करना। अब सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, यानी कि ये सॉलिड है ना, इस पर आप प्रेशर लगा करके इसको इतना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ध्यान देना। देखो सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच की जो डिस्टेंस है, अब पार्टिकल्स मान लो एटम मॉलिक्यूल जो भी है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कम है, ठीक है। और आपको पता है कि पार्टिकल्स है, चाहे एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो कुछ भी हो, इनके पास इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही ना। आगे बात समझ में, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब देखो कंप्रेस करने का मतलब है इनको हम इन पर फोर्स लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे और इन पार्टिकल्स को हमें पास लाना है। अगर ये पार्टिकल्स पास आ गए ना, इसका मतलब हमने इसका वॉल्यूम कम कर दिया। लेकिन ये पास और कभी नहीं आ सकते, क्योंकि अगर आप प्रेशर लगाओगे ना तो इनके इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि ये पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल जो भी है वो और पास नहीं आ सकते, क्योंकि इनके अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लगेगा जो इनको पास नहीं आने देगा। अगर पार्टिकल्स पास नहीं आएंगे तो हम बोलेंगे कि इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। अब गाइस देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स ए ग्लास डिफरेंट फ्रॉम ए सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज? कि ग्लास है वो क्वार्ट्ज से अलग कैसे है? तो गाइस सीधी सी बात है, ग्लास एक एमोर्फस सॉलिड है जबकि क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो दोनों में डिफरेंस कर दो, एमोर्फस और क्रिस्टलाइन में डिफरेंस कर दो कि ग्लास में पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज्ड नहीं है जबकि क्वार्ट्ज में रेगुलरली अरेंज्ड है। ग्लास में शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, क्वार्ट्ज में लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। ग्लास में आइसोट्रोपिक नेचर है जबकि क्वार्ट्ज एनिसोट्रोपिक नेचर है, ठीक है। ग्लास का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प नहीं होता है, ठीक है, जबकि क्वार्ट्ज का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। तो जो क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में जितने भी डिफरेंस है ना, वो यहां पर डिफरेंस कर दो। उसके बाद देखो क्या पूछा है, अंडर व्हाट कंडीशंस कुड क्वार्ट्ज बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास? तो ये तो इसका उल्टा हो गया, यानी कि आपको क्वार्ट्ज को ग्लास में कन्वर्ट करना है गाइस इस बार। अब ध्यान समझना, कहने का मतलब क्रिस्टलाइन को आपको एमोर्फस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कहने का मतलब रेगुलर अरेंजमेंट को आपको इर्रेगुलर बनाना है। तो कैसे बना सकते हो? तो देखो हमें तो मतलब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बिगाड़ना है। अरेंजमेंट बिगाड़ना तो जानते ही हो आप कैसे होगा। तो हम क्वार्ट्ज को बहुत ज्यादा टेम्परेचर तक गर्म करेंगे, तो ठीक है ना, क्वार्ट्ज को बहुत ज्यादा टेम्परेचर तक गर्म करेंगे तो पार्टिकल्स लूजली बॉन्डेड हो जाएंगे, क्योंकि देखो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इनके बीच का अट्रैक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। पार्टिकल्स इधर उधर घूमेंगे, उसके बाद उसे हम तुरंत ठंडा करेंगे। आगे ना बात समझ में, कि क्वार्ट्ज को हम बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म करेंगे। एक साथ हमने गर्म कर लिया ना, क्वार्ट्ज को बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, उसके बाद उसे तुरंत ठंडा करेंगे। तुरंत ठंडा करेंगे ना तो पार्टिकल्स तुरंत बैठेंगे। अगर तुरंत बैठेंगे तो उनके अरेंजमेंट में डिसऑर्डर आ जाएगा, वो उनका अरेंजमेंट इर्रेगुलर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो एमोर्फस बन गया, क्योंकि अरेंजमेंट इर्रेगुलर होते ही एमोर्फस सॉलिड हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो मैंने दोनों कन्वर्ट करने बता दिए हैं। एमोर्फस को क्रिस्टलाइन में कैसे चेंज करते हैं? धीरे धीरे गर्म, धीरे धीरे ठंडा, धीरे धीरे गर्म, धीरे धीरे ठंडा, तो पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज हो जाते हैं। जबकि क्रिस्टलाइन को एमोर्फस में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि हम बहुत ज्यादा गर्म करते हैं उसके बाद तुरंत ठंडा करते हैं, तो पार्टिकल्स इर्रेगुलर अरेंज्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चंस को लिख लो इनको। तो गाइस अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स इन डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑपरेटिंग इन देम। कहने का मतलब इनके बीच में, इनमें जो पार्टिकल्स है उनमें कौन सा अट्रैक्शन फोर्स लगता है, तो उनके अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाई करना है। तो गाइस अपना फर्स्ट है पोटेशियम सल्फेट, यानी कि K2SO4,
जो ब्रेक होता है 2K प्लस और SO4 2 माइनस, प्लस माइनस का मतलब ये आयन है, यानी कि आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और आयनिक सॉलिड में कौन सा अट्रैक्शन फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर कुलामिक फोर्स, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट है टिन, तो टिन मेटल है, तो मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और इनके बीच में अट्रैक्शन मेटेलिक बॉन्डिंग होगी। उसके बाद बेंजीन, तो देखो बेंजीन तो एक मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया। और मॉलिक्यूल भी कैसा है? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो नॉन पोलर का मतलब इसमें डिस्पर्सन फोर्स या फिर लंडन फोर्स लगेगा। आगे बात समझ में। उसके बाद यूरिया है, तो अगर हम यूरिया की बात करें तो यूरिया तो अपना ये होता है ना, ठीक है ना, ये यूरिया है। तो ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन लग जाएगा। कहने का मतलब यूरिया भी मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और मॉलिक्यूलर में कौन सा है? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, इसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन काम कर जाएगा। उसके बाद अमोनिया है, तो अमोनिया भी मॉलिक्यूलर सॉलिड है, लेकिन अमोनिया में नाइट्रोजन है, इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा, इसका मतलब यह भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। उसके बाद वाटर है, तो वाटर भी मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्डेड, क्योंकि वाटर में भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब देखो जिंक सल्फाइड ZnS, जो कि ब्रेक होता है Zn2 प्लस में और S2 माइनस में, आयनिक सॉलिड है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। रुबिडियम मेटल है, तो मेटेलिक बॉन्डिंग होगी। आर्गन, तो आर्गन इनर्ट गैस है, अगर हम सॉलिड माने तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा, यानी कि डिस्पर्सन फोर्स या लंडन फोर्स होगा। सिलिकॉन कार्बाइड एक नेटवर्क या फिर कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और इसमें डायरेक्शनल स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सॉलिड। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, और फिजिकल प्रॉपर्टी सभी डायरेक्शन में एमोर्फस सॉलिड की सेम होती है, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट सेम होता है, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सॉलिड इज ऑब्जर्व्ड टू हैव द सेम वैल्यू अलोंग ऑल डायरेक्शंस। कमेंट ऑन द नेचर ऑफ दिस सॉलिड, वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, और एमोर्फस सॉलिड की सभी डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, ठीक है ना। इसका मतलब यह है सॉलिड एमोर्फस सॉलिड होगा। अब देखो यह क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करेगा क्या? देखो क्लीवेज का मतलब आपको चाकू से काटना है, तो क्लीवेज प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड शो करते हैं, क्योंकि आप चाकू से क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटते हो ना, तो स्मूथ सरफेस बनती है ना, जबकि आप एमोर्फस सॉलिड को काटोगे ना तो रफ सरफेस बनेगी। तो यहां पर रफ सरफेस बनेगी, इसका मतलब क्लीवेज प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, ठीक है, और यह एमोर्फस सॉलिड होगा। तो गाइज अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपके लेक्चर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।